नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। कहा जाता है देश की सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से गुजरती है। शायद यही वजह है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चाहे हारा हुआ दल हो या जीता हुआ बाजीगर, दोनों एक्शन में है। यूपी फतेह करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी लाइन लंबी करने में लगे हैं। गोली और बुलडोजर की धमक के बाद अब योगी सुशासन की राह पर चल पड़े हैं। एक के बाद एक सख्त और प्रभावी कदम उठा रहे हैं ताकि मिशन 2024 में अपनी ही पार्टी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकें। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव साल 2018 और 2022 में हार के बाद भी योगी के लिए खुला मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वे 2024 के लोकसभा चुनाव में साइकिल सरपट दौड़ सके, इसके लिए राह मजबूत करने में जुटे हैं। रोज दौरे कर रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे अपनी सक्रियता से नाराज अपनों को मना पाएंगे या फिर अखिलेश अपने ऊपर लगे निष्क्रियता के आरोप को साफ करना चाहते हैं ताकि लोकसभा में पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सके। और क्या अखिलेश की सक्रियता से सपा की राह आसान होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। तो 2022 में देश के 4 राज्यों में भगवा लहराने के बाद अब भाजपा की नजर लोकसभा चुनाव पर है। केंद्र की कुर्सी हासिल करने में अहम भूमिका रखने वाले उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की तैयारी खुलेआम ना होकर सुशासन, बुलडोजर, विकास और योगी सरकार के 100 दिन के एजेंडे के रूप में चल रही है। योगी सरकार ने सभी विभागों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश रखे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि वो एक रिजल्ट देने वाली सरकार है और चुनाव के समय विपक्ष को भी जवाब दिया जा सके। योगी सरकार लगातार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा रही है। इससे संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार किसी के दबाव में नहीं है, फिर कोई कितना ही बड़ा बाहुबली क्यों न हो। इस बुलडोजर का विधानसभा चुनाव में भी योगी को काफी फायदा मिला था। इसके अलावा योगी सरकार साधु संतों, हिंदू, मुस्लिमों और दलित सहित हर वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए कदम उठा रही है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने खुद एक कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए थे। नए भारत की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। यह देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि देश की सत्ता का मार्ग उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसी प्रकार यह भी सच है कि भारत की शक्ति और समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नींव तैयार हुई है। इस नींव पर आगामी 5 वर्षों में प्रगति और समृद्धि की भव्य इमारत तैयार होगी। यह नया उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जय हिंद। मिशन 2024 के लिए सपा प्रमुख अखिलेश भी सूबे में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अखिलेश लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरे कर जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि 2022 में सपा भले ही सत्ता हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को कांटे की टक्कर दी और पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया, इससे सपा प्रमुख में एक नई उम्मीद जागी है। यही कारण है कि अब सपा की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अखिलेश मैदान में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश सड़क से कटते नजर आए थे। ऐसे में विपक्ष के चेहरे के तौर पर अखिलेश ने 5 सालों तक निष्क्रियता का आरोप झेला, लेकिन इस बार अखिलेश ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर और विधायकी अपने पास रखकर पहले ही संकेत दे दिया था कि वो सूबे में सक्रिय रहकर सियासी जमीन को मजबूत करेंगे। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश ने आगरा, रायबरेली और मैनपुरी का दौरा किया। रूठे मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। मतलब साफ है कि 2024 को फतेह करने के लिए योगी और अखिलेश दोनों ही एक्शन में हैं।
योगी पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव इन दिनों अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में हार के बाद से सपा के अंदर पारिवारिक कलह और मुस्लिम वर्गों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा अगले मिशन में अखिलेश को भुगतना पड़ सकता है। वह योगी के सामने जनता से किए वादों पर खरा उतरने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा नेता मयंक यादव और वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी। और भी मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा रिजवी साहब आपसे ही करते हैं। आजम साहब से मिल लिए शिवपाल यादव जी, एक्शन में सब हैं, योगी भी एक्शन में है, समाजवादी पार्टी के नेता या मुखिया अखिलेश यादव भी एक्शन में है। क्या जो उन पर आरोप लग रहे थे कि निष्क्रियता के पिछले 5 साल नहीं रहे सक्रिय, और 2024 की जो रणनीति के अनुसार वो सक्रिय हो गए, क्योंकि लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब राज्य में ही पूरी तैयारी करेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो इस सक्रियता को क्या देख रहे हैं आप 2024 के हिसाब से, या क्या मायने हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत मायने रखता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मायने इसलिए भी रखता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, और जिसकी सरकार होती वो चाहता नहीं कि मेरी सत्ता जाए, और जिस विपक्ष के पास सरकार नहीं होती वो चाहती है कि हम सत्ता में पहुंच जाएं। यही कारण है कि मेहनत की जरूरत होती है। अखिलेश ने यह महसूस किया कि हमारा जो अपना मूल वेटर मुसलमान है वो हमसे नाराज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज दबे जबान से उठ रही है, चाहे वो शफीक उर रहमान बर्क ने आवाज उठाई हो, और चाहे आजम खान के जो रिजवी साहब वो तो मुखर होके बोल रहे हैं, चाहे उनके विधायक के पेट्रोल पंप के तोड़ने का मामला हो, चाहे बुर्क साहब हो, चाहे आजम साहब के जो प्रवक्ता हैं, खुले मंच से बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। और शहजीर इस्लाम का तो भाई वो उनके एमएलए हैं, किसी एमएलए का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका विपक्ष का नेता अगर उसको संरक्षण नहीं देगा तो संरक्षण कौन देगा? सबसे पहली जिम्मेदारी संरक्षण की अखिलेश की आती है, क्योंकि वो उनका शहजीर इस्लाम उनके एमएलए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने नेता हैं, कोई आज के नए नेता भी उभरते हुए नहीं है। उनका पेट्रोल पंप खाली नक्शे की वजह से तोड़ा जाए और उस पर कहीं बात भी ना आए। और 2 मामले भी बहुत तेजी से हो गए। एक तो जयंत जाकर के जो है आजम खान के घर के परिवार वालों से मिले, और शिवपाल जी आज जेल में जाकर के 1.25 घंटा तक जो है आजम खान से बात की है। तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है और कि मुसलमान अंदर कटाक्षी किया है समाजवादी पार्टी पर कि वो लड़ाई नहीं लड़ी आजम खान की प्रति, वो ना तो नेता मिलने जा रहे हैं ना लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देना चाहिए थी अब तक। ब्रजेश जी आज तो आगे बढ़ के उन्होंने बात कर दी। अगर आप देखें ठीक से माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन करें तो शिवपाल जी ने आगे बढ़ के बात कह दी कि नेता मुलायम सिंह यादव भी जो है लोकसभा में कोई आवाज इसकी नहीं उठाई, आजम खान की उठाना चाहिए था, ये बात। जबकि ये भी कहा उन्होंने कि पीएम से बहुत अच्छे संबंध है, वो चाहते तो मदद कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सही, तो मेरा मदद कर सकते थे। आजम जी भी आज आपके जो चाचा हैं, आपके भी चाचा हुए, समाजवादी पार्टी के ही चाचा हैं, तो वो भी एक तरह से आप पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि वैसी मदद नहीं हुई आजम साहब की जैसी होना चाहिए। लेकिन सक्रियता तो अखिलेश जी ने शुरू कर दी, लेकिन जो अपने नाराज है सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत क्यों नहीं की? आजम खान साहब के घर पे जाते, जेल में उनसे मिलते। यदि मनाना ही है, जिस तरह रिजवी साहब कह रहे हैं कि एक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज चल रहा है, जिस तरह की बातें आ रही, तो सबसे पहले नाराज लोगों के मनाने जाना चाहिए था, घर दुरुस्त करना चाहिए थी, बाकी फिर सबसे मिलते रहते। तो क्यों नहीं, इतना परहेज क्यों, इतनी दूरियां क्यों? देखिए, ये दूरियां, परहेज, आरोप, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और बात अगर आजम खान साहब की आती है तो उनके एक प्रवक्ता के जो उनके का काम देखते हैं तो उनके बयान के आधार पर ये सब आरोप लग रहे हैं। जयंत जी ने उनके परिवार से मुलाकात की, उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ना माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब ने कुछ कहा, ना उनकी आजम खान साहब की पत्नी माननीय तंजीम फातिमा जी ने कुछ कहा। तो ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर बात आती है माननीय मनगढ़ंत तो किसी ने कहा ही नहीं हो, आप अंदाजा लगा रहे हो। आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जिनका पेट्रोल पंप टूटा वो कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो भी आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मनगढ़ंत कैसे हो गई? संभल के सांसद कह रहे हैं, मनगढ़ंत कैसे हो गई? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं, और उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बात आती है शफीकुर रहमान बर्क साहब की, माननीय सांसद जी की, तो वो अभी
अगर वो नाराज होते तो पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने मचवाई है, तो उस प्रतिनिधि मंडल में शफीकुर रहमान बर्क साहब से अगर वो नाराज होते तो वो वहां ना जाते। मैं बता रहा हूँ शिवपाल जी की बात। शिवपाल जी, वो आवाज तो शिवपाल जी की थी, लेकिन वो शब्द भारतीय जनता पार्टी के थे, वो डर के शब्द थे। वो डर के माहौल में वो जेल से निकलने के बाद ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। शिवपाल जी जो बोल रहे हैं कि मुलायम जी के भी संबंध हैं, पीएम से संबंध हैं, उन्होंने भी प्रयास नहीं किए, तो ये शब्द आपका कहना है कि भाजपा के हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। जैन साहब, आपका भी स्वागत है अनादि टीवी पर। और सीधा सवाल आपके पास जो मुलायम जी ने उठाया है कि शिवपाल जी बोल रहे हैं लेकिन शब्द आपके हैं। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि शिवपाल जी कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, और मुस्लिम नाराज है या नहीं नाराज है, उसको संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व के सांसद, वर्तमान के सांसद और कभी समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार श्री शिवपाल यादव जी अगर ये सब बातें कह रहे हैं तो वो अपनी पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं। यह शिवपाल जी अपनी पार्टी से, जिससे चूंकि अब अलग पार्टी उनकी है, लेकिन भले ही आप कहें कि उनका घर का मामला है, लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपकी भाषा बोल रहे हैं। और इससे पहले जिस तरह से मुलाकातें हुई हैं उनकी, शिवपाल जी की, आपके नेताओं से, चाहे सीएम से, हो सकता है आपने पढ़ा लिखा के भेज दिया हो और आप फूट डालना चाह रहे हो समाजवादी पार्टी। ब्रजेश जी देखिए कि वही कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, एक अवधि में कहावत है, यहाँ पे वही है कि अपना घर खुद संभाले संभल नहीं रहा है। आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पे समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के मुखिया। तो देखिए ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हाँ, कि जो चीजें उभर करके सामने आई, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय रजा रिजवी साहब बैठे, उन्होंने कई नेताओं के नाम भी लिए कि किन किन नेताओं की टिप्पणियां आई समाजवादी पार्टी को लेकर के कि आप चीजों को नहीं संभाल पा रहे। और आजम खान साहब के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाहर आकर के, चूंकि वो तो बाहर है, उन्होंने बाकायदा कई बार कहा कि उनकी कोई सुन नहीं ले रहा है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, और उनको जिस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए उस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैसेज लेकर नहीं भेजा था आजम साहब के पास शिवपाल जी को कि जाके बात कर ले, जमानत करा देंगे, एक ही मामले में बची है, आके समाजवादी पार्टी में फूट डालो। देखिए ब्रजेश जी, किसी के फूट डालने से फूट नहीं पड़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे लोगों ने फूट डालने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी में क्यों फूट नहीं पड़ जा रही है? तो ये तो जो राजनीतिक गणित का शक्ति है, आप उससे डरा देते हो तो जल्दी फूट डल जाती है। ब्रजेश जी देखिए, जब कांग्रेस के बहुत सारे लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आए, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अन्य विधायक सांसद हो इनके, तो तब भी यही कहा कि आप फूट डलवा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी 2017 के इलेक्शन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में कई सारे विधायक, कई सारे सांसद, वर्तमान में कई सांसद, कई एमएलसी इनके टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आए। और अगर अपर्णा जी, जो इनके घर की छोटी बहू हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गई है तो उसके लिए भी कहेंगे कि आपने फूट डलवा दी। वो तो जाकर के माननीय मुलायम सिंह यादव इससे आशीर्वाद भी लेती है, कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी सरलता से बता रहे हैं, विचारधारा है नहीं, वो जलेबी की तरह घूमा हुआ है। रिजवी साहब, क्या 2024 सबसे बड़ा टारगेट है? योगी जी एक परीक्षा में पास हो चुके हैं, अब उनको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है या उस रिकॉर्ड को बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। शायद उसकी वजह से यदि जो मयंक जी कह रहे हैं कि शिवपाल जी की भाषा कांग्रेस की नहीं, समाजवादी पार्टी की नहीं, या उनकी अपने दल की नहीं, वो भाजपा की है, आप कैसे देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कोई तो घी डाल रहा है। देखिए, ये ब्रजेश जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और भाजपा इस चीज को बहुत तेज अपने में उठाती है और उसका जो संघ परिवार है इसको समझता है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे ही जो है वो बर्क साहब की आवाज, समाजवादी पार्टी नहीं समझ पा रही लगता है, जैसे ही बर्क की आवाज आई और आजम खान के प्रवक्ता की आवाज आई, वैसे मैं आपको बताता हूं, अभी लखनऊ के अंदर मुसलमानों में जो काम कर रहे हैं आदरणीय इंद्रेश जी, जो मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो 2 दिन लखनऊ में रहे और लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के अंदर आसवी जो इमामबाड़ा, उसमें रोजा अफ्तार का प्रोग्राम हुआ, उसमें वरिष्ठ प्रचारक पहुंचे, उसमें
अहले सुन्नत के आदमी पहुंचे, उसमें शिया जमात के पहुंचे, उसमें देवबंदी जमात के पहुंचे, उसमें कई मुस्लिम जमात के लोग उस रोजा अफ्तार में पहुंचे और रोजा अफ्तार हुआ बेहतरीन तरीके से। लखनऊ के अंदर वरिष्ठ प्रचारक हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा तो कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो सबका साथ सबका विकास, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों पे भी काम भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। और ये आवाज आने लगी जब बाबर को पीट पीट के मारा गया तो मुख्यमंत्री जी की साफ आवाज आई, उनके घर वालों से बात किया कि बाबर आपका मर गया, मैं आपका बेटा हूं। मुनीराज का जो मामला आया आप देखिए, खैराबाद में मस्जिद के सामने मुनीराज अरेस्ट हुए उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात है और मुसलमान इस बात से खुश है कि साहब हमें जो परेशान किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार एक्शन ले रही है और योगी आदित्यनाथ की जो विचार आ रहे हैं उस विचार से मुसलमान कहीं ना कहीं खुश है। तो ये जरा से मैसेज, अब आपने बताया कि भी 3 दिन जो है जाकर के बैनपुरी में और रोजा अफ्तार में जो है अखिलेश जी वहां मुसलमानों को साधने में लगे रहे, तो यहाँ संघ परिवार भी मुसलमानों को साधने में लग गया। बड़े इमामबाड़ा में नाम ले रहा हूँ, आसिफ मस्जिद में इंद्रेश जी गए, वहां बड़ा सलान था, उस लान के अंदर रोजा अफ्तार हुआ। जो आपका कोर वोट बैंक है, जो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और या आप सोचते थे कि वो मजबूरी बन गया है, उस पर भी सेंध लगाने की कोशिश होने लगी भाजपा की तरफ से। तो विचार तो आपको करना चाहिए, जो नाराज हैं उनको मनाना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 5 से 9% पे आ गए, अब वो प्रतिशत और बढ़ जाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी समय समय पर मुस्लिम समाज की आवाज को उठाती रहती है। और बात आजम खान तो साहब की आपके आती है, नेता कह रहे आजम हैं कि खान, हमारी आवाज नहीं उठा रहा है, हमारे कपड़ों से बदबू आती है उनको। देखिए आजम खान साहब पर मुकदमे किसने लादे? समाजवादी पार्टी ने तो लादे नहीं, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी समाजवादी तो है पार्टी को नहीं। तो लड़ना चाहिए ना कि आपने गलत मुकदमे लादे हैं। मुर्गी चोरी तक के मुकदमे दर्ज कर दिए आपने, कोर्ट से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक में, कहां आवाज उठाई बताइए। देखिए चुनाव के पहले जब आजम खान साहब की पत्नी जेल से बाहर आई, तभी अब्दुल्ला आजम साहब जेल में थे, उस समय बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद दूसरी बार बड़ा प्रदर्शन हुआ। और अभी समाजवादी पार्टी न्यायिक रूप से आजम खान साहब के मुकदमे लड़ रही है और ज्यादातर मुकदमे में उनको जमानत मिल गई है। अब्दुल्ला आजम साहब बाहर आ चुके हैं, वो विधायक बन गए और बहुत जल्दी जो मुकदमे बचे हैं उनमें न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि हम लोग न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। किसी के बयान, देखिए वो उनके प्रवक्ता हैं, उनके बयानों से, उनके परिवार से किसी का बयान नहीं आया। उनके परिवार से जब भी पूछा गया, जब भी आवाजें उठी, उनके परिवार ने हमेशा डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पूरा परिवार, आजम खान साहब, सब लोग समाजवादी पार्टी में ही है। और ये बात भी इन्हीं सब घर में खुद बयान क्यों नहीं दिलवा देते हैं? आइए मैं आ गया हूं, इनके कोई नाराजगी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नाराज नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो बातचीत होती, ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। उनके परिवार से लगातार अखिलेश यादव जी की बातचीत हुआ करती है। तो परिवार से ही कोई मैसेज जारी करवा देते कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है। बार बार जब ये बात उठ रही है तो आजम खान साहब से अंदर से बयान जारी करवा देते। अब अंदर किसी को मिलने दिया जाए तब ना। शिवपाल जी गए, कौन सी फोटो पा रहे हैं? जैन साहब आपको सिर्फ कोई चीज बात कर रहा हूं, कोई चीज वहां से बाहर कर सको, कोई फोटो वीडियो बाहर आ सकती है जेल से? जी तो बाहर आ नहीं सकती है। जी विजय जी सवाल दोहरा दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। आप सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं मिलने देना चाहते, बाकी सब मिल सकते हैं। तो ये आपने ही आग लगाई है, आप ही साजिश रच रहे हैं कि दोनों में फूट पड़ जाए और फूट का फायदा 2024 में मिल जाए। भले ही आपको मुसलमानों के वोट ना मिले या भले ही संख्या बढ़ जाए, लेकिन दो में फूट पड़ेगी तो फायदा तो आपको ही होगा। वो रणनीति चल रही है आपकी। नहीं देखिए ब्रजेश जी, इसके पहले जहां तक बात मुसलमानों को लेकर के है, उनके वोट को लेकर के है, तो देखिए कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय किसी का बिका हुआ नहीं। जो पार्टी सबके लिए काम करेगी, सबके विकास की बात करेगी, जनता उसके साथ, लेकिन डरा हुआ तो हो सकता है। और नहीं देखिए आपने जो कहा कि मिलने नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे कब ऐसा हुआ कि श्री अखिलेश यादव जी जेल तक जाते हैं और गेट से होकर के लौट आते, उनकी एंट्री नहीं होने दी जाती? ऐसी तो एक भी तस्वीर नहीं है। इसका मतलब वो मिलना नहीं चाह रहे, इसका मतलब साफ हो गया। हमने ये नहीं कहा, मैंने कहा कोई फोटो और वीडियो बाहर नहीं आती, मैंने ये नहीं कहा कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं मैं ब्रजेश जी की बात कर रहा हूं। जी ब्रजेश जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मिलने नहीं दे रहे, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि रही बात टूट फूट की, देखिए हम अगर खाद्यान्न बांट रहे हैं, सबको क्यों कहा था कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि आजम साहब बाहर आए? नहीं देखिए मैं ब्रजेश जी देखिए,
हम अगर काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा। इसके पहले आप देखिए बुक्कल नवाब जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको एमएलसी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को सम्मान नहीं है, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग को देख करके यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। अगर 50 लाख लोगों को आवास मिले, उनमें से आप देख लीजिए उन 50 लाख आवासों में से लगभग तो 25 आपने से और उनमें 30 अंतर लाख क्या है? आवास दे दिया आपने, लोगों को मिले। राशन दे दिया आपने, वो सम्मान नहीं दिया। जो अखिलेश यादव पे आरोप लगते हैं कि पहली पंक्ति में नहीं लाते मुसलमानों को, कि वोट चाहिए उनसे लेकिन आगे नहीं करेंगे उनको, वो सम्मान नहीं देंगे, तो आप भी ऐसा सम्मान दे दीजिए। हो सकता है बाकी की जो आपसे छिटकते हैं, जो आपसे डरते हैं, वो आपके पास भी आ जाएं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सबको पूरा सम्मान दिया जा रहा है, पार्टी में पूरा सम्मान है। कई सारे एमएलसी, कई सारे राज्यसभा सदस्य हमारे पिछड़े वर्ग समाज से भी हैं, दलित में से भी हैं, अल्पसंख्यक में से भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पे भेदभाव है यहाँ पर। और रही बात ये कि पार्टी में किसको कितना सम्मान मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, यही चीजें देख करके तो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। यहाँ सबको बराबर सम्मान मिल रहा है तो कह रहे हैं कि आप फूट डाल लें। अगर लोग यही सारी चीजें देख करके तो आ रहे हैं कि यहाँ पे सबको सम्मान मिल रहा है। आप देखिए कांग्रेस के वो नेता जो राहुल गांधी जी से 2-2 साल 3-3 साल तक एप्लीकेशन लगा रहे थे तो मुलाकात नहीं होती थी, वो सीधे अमित शाह जी से मिलते हैं, वो सीधे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़िए, स्वतंत्र देव जी तो छोड़िए, वो सीधे मोदी जी से भेंट करते हैं और पहली मीटिंग में उनकी मुलाकात हो जाती है। आप देखिए इसके पहले अभी शिवपाल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आए, योगी आदित्यनाथ जी से उनकी आधे घंटे तक वार्ता हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कहीं पे कोई भेदभाव है, यहाँ पे तो सबको सम्मान मिल रहा है। बाकी पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इतने गुरूर और घमंड में है कि अपनी पार्टी के ही नेताओं से नहीं मिल रहे, तब पार्टी के नेताओं को लगता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है और इसी कारण रिजवी साहब बात सम्मान की है, एक दल में सम्मान मिल रहा है और दूसरे दल में सम्मान नहीं मिल रहा है। शायद ये ज्यादा बड़ी पीड़ा है आजम साहब की और बाकी के मुस्लिम समुदाय की कि वो सम्मान नहीं मिल पा रहा समाजवादी पार्टी में जिसके वो हकदार थे। देखिए ये सही है ये बात कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, चाहे जिस स्तर का हो व्यक्ति, चाहे वो मिनिस्टर स्तर का हो, चाहे एमएलए स्तर का हो, चाहे एमएलसी स्तर का हो, चाहे सार्वजनिक जीवन का एक आम इंसान। हर इंसान सम्मान चाहता है और सम्मान मिलना भी चाहिए। जिस पार्टी में उसकी इज्जत होती है, जिस पार्टी में उसका सम्मान होता है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा झुकते हुए चले जाते हैं। ये महसूस किया मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है। 2 साल देखा कि आजम खान जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से आजम खान के साथ पेश आ रही है। आप समझिए 2 ही तो टिकट दिया आजम खान को, उनके बेटे को और टिकट कहां दिया गया? ये हो सकता है कि दिया हो, हमारी जानकारी में ना हो। सम्मान नहीं देंगे तो इस तरह के एक्शन से आपकी सक्रियता से फायदा होगा। देखिए सम्मान अगर किसी को नहीं मिलेगा ब्रजेश जी तो धीमे धीमे आदमी वहां से कट जाता है, हट जाता है। मैं ही आपके साथ बैठूं, आपसे बात करूं, आप सम्मान से हमसे नहीं बोलेंगे तो धीमे धीमे हम भी आपके विचारों से, आपकी बातों से आपके करीब होते हुए हम आपसे कट जाएंगे और आपके करीब नहीं। बड़ी बात है कि सम्मान ज्यादा जरूरी है, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में। हमने देखा कई नेता सम्मान नहीं मिलने के कारण कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, ऐसे सपा में भी, हमने बीजेपी में भी देखा है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सम्मान के भूखा सब है और आजम खान जैसे जो संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें सम्मान ना मिले, उनकी लड़ाई कोई ना लड़े, पार्टी ना लड़े, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे एक नाराजगी होती है और ये नाराजगी कहीं दूसरा ठोर ढूंढती है जहां सम्मान मिलता हो। तो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि जो उनका कोर वोट बैंक है, जो एक मुश्त होकर उनको समर्थन देता है, वो नाराज क्यों है, क्यों उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो भले ही वो एक्शन में दिख रहे हों, 2024 की तैयारियां कर रहे हों, नेताओं से मिल रहे हों और सक्रियता दिखा रहे हों, लेकिन उन्हें अपने नाराज लोगों से भी मिलना पड़ेगा। शायद तब उनकी जो मकसद है, ये जो एक्शन है, वो सफल होता दिखेगा। वरना जिस तरह से योगी सरकार रफ्तार पकड़ रही है तो कहीं उनकी ये गुटबाजी उन्हें और ज़्यादा सफलता न दिला दे 2024 में, ये भी सोचना होगा। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।